बलराम के लहजे में अजीब सी तब्दीली थी। मेरे बदन से सर्द लहरें उठ रही थीं। इससे पहले कि कुछ और बोलता, झोंपड़े के अंदर से एक शख्स बाहर निकल आया। बड़ा अजीब चेहरा था, बिल्कुल सूखे बदन का मालिक था, लेकिन आंखें खुदा की बना। डॉक्टर कामरान, वो आंखें इस कदर भयानक थीं कि रगों में खून जम जाए। फिर उसकी मनहूस आवाज उभरी, कितने हो गए बलराम? 3 बंसी जी। मैंने एक जुर्जरी सी ली और करख्त लहजे में कहा, यह सब क्या ड्रामा है बलराम? कौन सी जमीन है और किसकी है? ना कोई जमीन है मियाँ, ना आकाश। हम अपने पदम प्रधानी को जगा रहे हैं। बलराम की बजाय बंसीराज ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन पदम प्रधानी? हमारा शंका है, वो खंडोला बन जाए तो सब उसी का है। एक खंडोला सब ठीक कर लेगा। न तुम रहोगे न हम। वो मकरू आवाज में कह रहा था, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर उसने एक तरफ रुख करके कहा, ले आओ रे ले आओ। इंतजार काहे का? तीसरा पायल मिल गया है, अभी 4 और तलाश करने हैं। पायल? मैंने दिल में सोचा। मुझे इन फजूल नामों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आप जानते हैं डॉक्टर कामरान कि मेरी वालिदा जिंदा हैं और मैं कितना ही मसरूफ हूँ। 2 घंटे अपने खानदान के साथ जरूर बैठता हूँ। उम्र कोई भी हो, अपनों के साथ कुछ वक्त जरूर गुजारना चाहिए, खास तौर से बुजुर्गों के साथ, क्योंकि उन्हें अपनों की खास जरूरत होती है। फिर इस तरह के राबतों से अपने अपने रहते हैं, कभी गैर नहीं होते। वो रुका, फिर बोला, सॉरी, मैं बता रहा था कि एक बार बात करते करते मेरी वालिदा ने तज़किरा किया था कि मैं पायल हूँ, यानी मेरी पैदाइश पैरों के बल हुई थी। इस तरह पैदा होने वाले बच्चों में कुछ खसूसियात कुदरती तौर पर होती हैं और ख़ास तौर से वो जादूगरों के लिए बड़ी दिलकशी के हामिल होते हैं। वालिदा की हिदायत थी कि कभी तन्हा वीरानों में ना जाया करूं, और मैंने वालिदा के अहकामात की हमेशा तामील की। उस वक्त मुझे उनके अल्फाज याद आए, क्योंकि ये माहौल अजीब तरह का था। मेरे दिल में खौफ का एहसास था। मैंने चारों तरफ देखा, पलटकर भागने का इरादा किया, लेकिन उसी वक्त ज़मीन पर बैठे पुरस्रार लोग यकदम उठ खड़े हुए। उन्होंने मेरे गिर्द हिसार बना लिया। मैं बदहवास हो गया था। फिर अचानक झोंपड़े से कई नौजवान लड़कियां नमूदार हुईं। उनकी तादाद तकरीबन 7 थी, जोगनों के लिबास में थीं। उनमें से एक ने एक थाल सर पर उठाया हुआ था, जिस पर सरपोश ढका हुआ था। एक लंगोटी बंद साधु उसके पीछे था, जिसकी कलाई पर उल्लू बैठा हुआ था। लड़कियां मुझसे कुछ फासले पर रुक गईं। साधु आगे बढ़ाया, फिर लड़कियों ने थाल जमीन पर रख दिया। उसके बाद उन्होंने सरपोश थाल से हटा दिया। क्योंकि थाल खास तौर से मेरे सामने रखा गया था, इसलिए मुझे साफ नजर आ रहा था। थाल में पीले रंग की एक बड़ी भयानक मकड़ी बैठी हुई थी। वो बिल्कुल साकत थी। उल्लू बरदार साधु आगे बढ़ा। उसने उल्लू को टांगों से पकड़कर थाल के ऐन ऊपर लटका दिया। उसी वक्त दूसरे आदमी ने तेजदार खंजर से उल्लू की गर्दन काट दी। उल्लू की गर्दन मकड़ी वाले थाल में गिरी। उसके बदन से खून के कतरे थाल में नीम मुर्दा शक्ल में नजर आने वाली मकड़ी पर गिरने लगे। मकड़ी के बदन में कुलबुलाहट होने लगी। मुझे उसकी आंखें खुलती हुई नजर आने लगी। मेरा सांस रुका हुआ था। ये अजनबी तिलस्मी माहौल मुझे अपने सिहर में जकड़े हुए था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यूं समझो डॉक्टर कामरान के मैं खड़े खड़े सो गया था। बस उसके बाद मुझे होश ना रहा। होश आया तो मैं अपने घर में था। डॉक्टर इख्तिशाम मेरा मुआयना कर रहे थे। मैंने उन्हें आवाज दी तो वो कुछ बोले नहीं। मैंने उनसे पूछा कि मेरी क्या कैफियत है, तब भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने शायद शाजिया, वालदा और दूसरे लोगों को पुकारा, लेकिन यूं लग रहा था जैसे किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही हो। तब मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा बदन कहाँ था। मैं तो पथरा चुका था। मेरा जहन जाग रहा था। मैं सोच सकता था, बंद आंखों से सब कुछ देख सकता था, यानी मेरे दिमाग की आंखें खुली हुई थीं। मैं सुन सकता था, सोच सकता था। बस मेरा इलाज हो रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि मेरी बीमारी वो मनहूस पीली मकड़ी है जो मेरे शाने पर मौजूद है। रात को ठीक 1 बजे वो मकड़ी मुतहर्रक होती और बड़े आराम से मेरे पूरे बदन में दौड़ती फिरती। वो अपना जहर मेरी रगों में उतारती और मेरा बदन सुन्न हो जाता। जब डॉक्टर इख्तिशाम ने मुझे आपके हॉस्पिटल में मुंतकिल किया और डॉक्टर रिजवान ने मेरे टेस्ट कराकर मायूसी का इजहार किया, तो मेरा दिल डूबने लगा। मैं चाहता था कि आप लोगों को चीख चीख कर बताऊं कि मेरी इस हालत की असल वजह क्या है।
लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं था। जब आपने मेरे बाजू के इस निशान की तरफ तवज्जो दिलाई तो मुझे बेहद खुशी हुई कि शायद अब काम बन जाए, लेकिन उन्होंने ये काबिले गौर ही नहीं समझा। मुझे बेहद मायूसी हुई। तमाम लोगों की बातें मैं सुन रहा था। मेरा दिल गम से चूर था। अब मुझे मेरे घर से भी दूर कर दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह ने मुझ पर रहम किया। आपका जहन उस निशान पर अटक गया। मुझे एक हैरत है। क्या? मैंने बेइख्तियार पूछा। डॉक्टर रिजवान ने उस निशान को गदूद कहकर नजरअंदाज कर दिया था। उस वक्त उस मकड़ी पर कोई रद्द अमल नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे छूने से वो घबरा गई, शायद इसलिए कि मैं उस उभरे हुए निशान की जर्राही करने वाला था। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन इसके बाद आप क्या सवाल करेंगे? यही ना कि ये सब क्या था। ये बात वाकई जादुई किस्से कहानी वाली है। अभी मैंने इस पर गौर नहीं किया, लेकिन कुछ वाकयात नाकाबिले फहम होते हैं। मुझे डॉक्टर सायरा और बिल्ली का मंजर याद आ गया, जिसकी अभी तक कोई तोजी पेश नहीं हो सकी थी। मैंने काफी मगजमारी की थी, लेकिन कई दिन के बाद भी सायरा वाले वाकया का कोई सिरा नहीं मिला। दूसरी बात यह कि उस दिन के बाद बिल्ली भी नजर नहीं आई, जबकि वो मुझसे बहुत मानूस थी और मेरी ड्यूटी दिन की हो या रात को वो किसी न किसी तरह मेरे पास पहुंच जाती थी। कहाँ खो गए हैं डॉक्टर कामरान? आप जागती आंखों से ख्वाबों का जिक्र कर रहे थे। अनोखे ख्वाब, बहुत अनोखे। कोई कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया। पदम प्रधानी के जीवन के लिए तुम्हारी बलि बहुत जरूरी थी, और इस तरह के कई दूसरे ख्वाब। मैं जानता हूं कामरान, तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हें अपने मर्ज की तफसील बताऊं। मैं वाकई हैरान हूं। एक बात बताइए, क्या आप दोबारा वहां जाने की हिम्मत कर सकते हैं? अरे नहीं, वहां जाने की बात कर रहे हैं। मैं अब दरख्तों की कटाई का काम खत्म कर दूंगा और कभी किसी सुनसान जगह का रुख नहीं करूंगा। जावेद इंसारी ने हंसते हुए कहा, जाहिर है जिन मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ा है, इसके बाद ये एहतियात जरूरी है। बस आपसे एक दरखास्त है डॉक्टर कामरान, मेरा ख्याल रखना और गाहे बगाहे मेरी खबरगिरी करते रहना। बहुत बेहतर, मैंने जवाब दिया। जिंदगी में लातदाद ऐसे वाकयात पेश आते हैं जिनकी तोजी नहीं हो पाती और अकल इन उकदों को हल नहीं कर पाती। तब इंसान की फितरत और जबिल्लत उसका साथ देती है, यानी वो उन वाकयात को भूलकर जिंदगी के साथ आगे का सफर शुरू कर देता है। ये सब कुछ मेरे लिए अजीब था, खास तौर से जब जावेद इंसारी ने अपने मर्ज का पस मंजर बताया था। तब से मैं और मुतासर हो गया था। फिर सायरा और बिल्ली का वाकया, जिसका मकड़ी वाले वाकया से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल समझ में नहीं आया था। सायरा से अच्छी सलाम दुआ थी, लेकिन मैंने कभी उसको वो सब कुछ नहीं बताया था। बताने के बाद जिस तरह मेरी जान खाई जाती, मुझे इसका अच्छी तरह अंदाजा था। दूसरी बात यह कि खुद डॉक्टर रिजवान ने मुझसे कभी जावेद इंसारी के बारे में कोई बात नहीं की थी। वक्त गुजरने लगा, मैं उन न समझ आने वाले वाकयात को भूलता गया। हाँ, कभी कभी जब जावेद इंसारी या उनके किसी बेटे का फोन आ जाता तो मुझे वाकयात याद आ जाते। फिर एक दिन छुट्टी के दिन जावेद इंसारी का फोन आया। उस वक्त मैं अपने घर वालों के साथ बैठा खुशगपियां कर रहा था। जावेद इंसारी से बात करने के बाद मैंने वालिदा से, जिनका नाम आलिया था, पूछा, अम्मी पायल क्या होता है? और वो तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, हालांकि हर तीसरे गाने में पायल या पायलिया का जिक्र होता है। छोटी बाबी तड़ से बोली, नहीं, मैं इंसानी सिफात में जो पायल होती या होता है उसके बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ होता है, तुम खुद पायल हो, अम्मी ने जवाब दिया। मुझे याद आया कि मेरे पायल होने का जिक्र पहले भी कर चुकी थी। अरे हाँ, वो पायल, हमारे यहाँ एक मुलाजम रमजान है, वो पायल है। मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब पड़ोस की एक खातून के बेटे की कमर में तकलीफ हो गई। वो अपने बेटे को लेकर रमजान के पास आई कि वो उसकी कमर पर लात मार दे। ये कोई टोटका होता है कि कोई पायल ऐसे शख्स की कमर में लात मार दे जिसकी चुक चली गई हो तो वो ठीक हो जाता है। क्यों अम्मी जान, ऐसा होता है? नवीदा भाभी ने अपने घर के मुलाजम के बारे में बताते हुए सवाल किया। हाँ, कदीम रवायात में इन टोटकों को बड़ी अहमियत है, अम्मी ने जवाब दिया। काफी देर तक टोटकों की बातें होती रहीं। मैं अपने बारे में सोचता रहा कि मैं भी पायल हूँ। जावेद इंसारी की सुनाई हुई कहानी से ये तासर मिलता था कि उन पुरस्रार लोगों को 7 पायल अफराद की तलाश थी, जिनमें 2 मिल चुके थे और तीसरा जावेद इंसारी था, जो मेरी वजह से बच गया था। अभी उन्हें 5 पायल और दरकार थे। कुछ और बातें भी याद आ रही थीं।
बकौल जावेद अंसारी के बंसी राज कह रहा था कि उन्हें शंका जगाना है, और न जाने इस तरह की क्या बातें। दफातन ही सानिया भाभी जोर से चीखीं, सब चूक पड़े। सानिया भाभी अपनी जगह से उछलकर नवीदा भाभी पर आ गिरी। वो अपने कपड़े झाड़ रही थीं। अरे अरे क्या हुआ? नवीदा भाभी ने खुद भी उछलते हुए कहा। मकड़ा इतना बड़ा था, सानिया भाभी ने घबराते हुए लहजे में कहा। कहाँ है? नवीदा भाभी मकड़ी से बहुत डरती थी। दीवार से मेरी पीठ पर कूदा था, इतना बड़ा था कि मुझे उसका वजन महसूस हुआ। वो रहा वो। नवीदा भाभी ने एक तरफ इशारा किया। मैंने अपनी आंखों से उस मकड़े को देखा। उसे मकड़ी नहीं मकड़ा ही कहा जा सकता था। वो तेजी से दीवार पर चढ़ रहा था। देखते ही देखते वो रोशनदान से दूसरी तरफ निकल गया। उन लोगों के लिए ये कोई खास बात नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में एक खलश सी पैदा हो गई। पता नहीं कैसी मकड़ी थी। गर्ज वक्त गुजरने लगा। न जाने कितने दिन गुजर गए। हॉस्पिटल की जिंदगी बड़ी मसरूफ होती है। मरीजों में उलझकर इंसान सब कुछ भूल जाता है। मैं भी गुजरे हुए वाकयात भूल चुका था, लेकिन एक दिन मुझे नवीदा भाभी के वालिद अमीरुद्दीन हॉस्पिटल में नजर आए। उन्हें दूर से देखकर मैं उनके पास पहुंच गया। उन्हें सलाम किया तो वो जल्दी से बोले, कामरान बेटे, मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था। खैरियत चचा जान? हाँ खैरियत है। मेरा एक मुलाजिम है रमजान, बचपन से मेरे पास है। घर के बच्चों जैसी हैसियत रखता है, खूब तंदुरुस्त था। अचानक बीमार हो गया, बुखार आ गया। कोई खास बात नहीं थी, लेकिन फिर अचानक उस पर बेहोशी तारी हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो वो दवा दारू देकर चले गए, लेकिन होश में नहीं आया। बड़ी परेशानी लाहक हो गई। जब कोई 2 हफ्ते तक उसे होश ना आया तो मैंने अपने फैमिली डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसे सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया, क्योंकि घर पर उसकी ठीक से देखभाल, फीड और यूरिन वगैरह नहीं हो रही थी। हॉस्पिटल में जाकर भी उसे कोई अफाका नहीं हुआ। उसका रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके मर्ज की कोई तशखीस ही नहीं हो पा रही। उसके खून के टेस्ट किए गए तो पता चला कि उसमें एक नामालूम जहर गर्दिश कर रहा है और खून बिल्कुल पीला हो गया है, जबकि उसमें हेपेटाइटिस के असरात बिल्कुल नहीं हैं। बस डॉक्टरों के बारे में क्या कहूँ। गरीब बच्चा समझकर उन्होंने उसे तख्ता मश्क बना लिया। उस पर तजर्बात करने लगे। पिछले दिन नवीदा घर आई तो उसने मशवरा दिया कि उसे यहाँ मुंतकिल कर दूं। हम लोग उसे यहाँ ले आए हैं। उसके लिए कमरा नहीं मिल रहा। अब तुम्हें उसकी देखभाल करनी है। बेहतर है चचा जान, आप फिक्र ना करें। कहाँ है वो? इमरजेंसी में है, अमीरुद्दीन ने बताया और मैं उनके साथ चल पड़ा। इमरजेंसी में मैंने मुलाजिम रमजान को देखा। पहली ही नजर में मुझे अंदाजा हो गया कि उसकी कैफियत 100% जावेद अंसारी जैसी है। दिल को धक्का सा लगा था। कुछ बातें याद आ गईं। उस दिन जब बातें हो रही थीं तो रमजान का जिक्र आया था और नवीदा भाभी ने बताया था कि पायल है और पायल की खसूसियात भी बताई थी। फिर एक मकड़ा नवीदा भाभी की पुश्त पर कूदा था। मैंने खुद उसे दीवार पर चढ़कर रोशनदान से बाहर जाते हुए देखा था। इंसानी ज़हन आसानी से शैतान के शिकंजे में आ जाता है। मुझे भी एक तिलस्माती एहसास हुआ था। ये सब शैतानी चक्कर ही लगा था। फिर बदन में एक सर्द लहर कहती हुई गुजरी कि मैं भी पायल हूं। मेरा ख्याल है कि तुमसे बेहतर उसकी देखभाल कोई नहीं कर सकता। मैं कोई बड़ा इकदाम तो नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी इसके लिए अखराजात हुए तो करूंगा। बचपन से मेरे पास पला बड़ा है। हमारे सिवा इसका कोई नहीं बेटे। इंसानियत का तकाजा भी यही है कि इस जवान बच्चे को इस तरह तन्हा ना छोड़ूं। अमीरुद्दीन साहब ने गुलगीर आवाज में कहा और मैं ख्यालात से निकल आया। आप फिक्र न करें, मुझसे जो हो सका जरूर करूंगा। सबसे पहले मैंने रमजान के लिए कमरे का इंतजाम किया। इस केस के इंचार्ज डॉक्टर एहसान इलाही थे। उनसे राब्ते करके दरखास्त की कि इस मरीज पर पूरी तवज्जो दें। आप जिस तरह चाहें इस पर काम करें, मैं आपको इजाज़त देता हूं, डॉक्टर एहसान ने कहा। चुनाचे मैं मसरूफ़ हो गया। मैंने उसके सारे टेस्ट कराए। रिपोर्ट यही मिली कि किसी नामालूम वजह की बिना पर इसके खून में शदीद जहरीले अज्जा शामिल हो गए हैं और वो अब खालस खून नहीं रहा। मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। चुनाचे मैं उसके बदन का जायजा लेने के लिए बेचैन हो गया। नवीदा भाभी की कोठी का एक और मुलाजिम जुमा रमजान के साथ हॉस्पिटल में रहता था। उसी दिन हॉस्पिटल का माहौल कुछ सुनसान था। मैंने मौका पाकर जुम्मा को एक काम देकर बाहर भेज दिया। कमरे का दरवाजा बंद करके जल्दी से काम का आगाज कर दिया।
میں نے پہلے اس کے شانے کا جائزہ لیا۔ وہاں کچھ نہ پا کر میں نے بدن کو بے لباس کر کے ایک ایک عضو کا جائزہ لیا، لیکن کہیں بھی گوشت کے ابھرے ہوئے ہونے اور اس کے نیچے چھپی ہوئی مکڑی کا نشان نہیں ملا۔ مایوس ہو کر میں نے اس کا لباس درست کیا، دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ اسی وقت مجھے ایک مکروہ ہنسی کی آواز سنائی دی۔ میں بے اختیار پلٹا۔ کمرے میں بے سود پڑے رمضان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ کومے میں تھا اور اس کے چہرے پر ہنسی کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ پھر وہ کون ہنسا تھا؟ کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ دوسرے دن ڈیوٹی پر آیا تو رمضان مر چکا تھا۔ مجھے شدید افسوس ہوا، لیکن ڈاکٹر کسی کی زندگی تو نہیں بچا سکتے۔ امیر الدین بہت افسردہ تھے۔ مجھے نہ جانے کیوں یقین تھا کہ اس دن رمضان کے بارے میں جو باتیں ہو رہی تھیں اور اس کے پائل ہونے کی نشاندہی ہو رہی تھی، وہاں ایک مکڑی موجود تھی۔ رمضان کی موت کا اس سے گہرا تعلق تھا، لیکن یہ مکڑی، آخر کسی مکڑی کا ان واقعات سے کیا تعلق تھا؟ مکڑی تو بس مکڑی ہو سکتی ہے۔ اگر جاوید انصاری کے شانے پر ابھرے ہوئے گوشت سے مکڑی برآمد نہ ہوتی تو میرے ذہن میں کبھی ایسا کوئی تصور نہ ابھرتا۔ پھر اس خیال نے مجھے ان واقعات سے منسلک رکھا کہ میں بھی پائل ہوں۔ میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں کسی ایسی شخصیت سے ملاقات کروں جو روحانیت سے تعلق رکھتی ہو، جو ان پراسرار واقعات کے بارے میں میری رہنمائی کرے۔ مگر ایسا کون ہو سکتا تھا؟ جاوید انصاری اور ان کے اہل خانہ مجھ سے بہت متاثر تھے۔ اکثر ان کے فون آتے رہتے تھے۔ انہوں نے کئی بار میرے گھر والوں کو اپنے گھر مدعو بھی کیا تھا، لیکن ہم نہیں جا سکے تھے۔ پھر ایک دن جاوید انصاری اپنے اہل خانہ کے ساتھ خود ہی آ گئے۔ آپ لوگ تو آئیں گے نہیں ہمارے گھر؟ میں نے سوچا ہم خود ہی بن بلائے پہنچ جائیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا، مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں نے ہاسپٹل سے آپ کی ڈیوٹی کے ٹائم کے بارے میں معلوم کرنے کے بعد یہ چھاپا مارا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی 11 بجے سے ہے، جاوید انصاری نے شرارتی لہجے میں کہا۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ آپ مجھے حکم دیتے تو میں چھٹی کر لیتا۔ گھر کے لوگ ان لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ بڑی اچھی کمپنی رہی۔ مجھے گزرے واقعات یاد آ گئے۔ میں نے جاوید انصاری سے کہا، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ دوبارہ کبھی ویرانوں کا رخ نہیں کریں گے، اس لیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ دوبارہ اس طرف گئے ہوں، لیکن وہاں کے بارے میں کوئی اور بات معلوم تو نہیں ہوئی؟ توبہ کرو جی، ادھر کے تصور پر بھی لعنت، جاوید انصاری نے کہا۔ آپ کا وہ ملازم جو آپ کو دھوکہ دے کر وہاں لے گیا تھا؟ نہیں ڈاکٹر کامران، دوبارہ اس کا نشان بھی نہیں ملا۔ تو آپ کا وہ پروجیکٹ پورا ہو گیا؟ میں نے اسے ایک دوسری پارٹی کے ہاتھ اونے پونے فروخت کر دیا۔ وہ کون سی جگہ تھی جہاں بلرام آپ کو لے کر گیا تھا؟ ذرا مجھے اس کی لوکیشن بتائیے۔ جاوید انصاری اس جگہ کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگے، پھر چونک کر بولے، کیوں، خیریت؟ بس ایسے ہی، بڑی عجیب کہانی تھی، میں نے کہا۔ واقعی اس وقت میں نے یوں ہی بے مقصد اس جگہ کے بارے میں پوچھ لیا تھا، لیکن دوسرے دن اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس انوکھی جگہ کو ذرا دیکھا جائے۔ حالانکہ میرے دل میں خوف تھا، لیکن خیال سے کہ میں پائل ہوں، کہیں مجھے نقصان نہ پہنچ جائے، لیکن بس وہ خیال ذہن میں بیٹھ گیا۔ رات کی ڈیوٹی تھی، دن کو فرصت تھی، چنانچہ میں نے وہاں جانے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ صبح گھر پہنچا، 2-3 گھنٹے آرام کیا، پھر مطلوبہ جگہ پر چل پڑا۔ چوکھنڈی سے گزر کر میں اسٹیل مل کی مخالف سمت چل کر آخر کار اس ویران علاقے میں پہنچ گیا جہاں کے بارے میں جاوید انصاری نے بتایا تھا۔ ایک نگاہ میں ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ بے حد بھیانک جگہ ہے۔ ہر طرف نحوست برس رہی تھی۔ ڈھلان کے آخری حصے میں وہ احاطہ اور اس کے درمیان جھونپڑا نظر آ رہا تھا۔ دل دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا، لیکن قدم خود بخود نیچے لے جا رہے تھے۔ میں نیچے پہنچ کر احاطے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اندر سے خوفناک بنبناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ایک لمحہ رک کر میں دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ بنبناہٹ ایک دم بند ہو گئی۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ اچانک میرے پورے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا۔ مجھے کچھ انسانی بدن لمبے لمبے پڑے نظر آئے تھے جو بالکل بے سود تھے۔ ان میں کوئی جنبش نہیں تھی۔ پتہ نہیں اس وقت کی اپنی کیفیت کو کیا نام دوں۔ میرے رونگٹے کھڑے تھے۔ خوف کی شدت نے سخت کپ کپی پیدا کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود ہر عمل کر رہا تھا۔ میرے قدم ان ساکت پڑے جسموں کی طرف اٹھ کے میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ ایک نگاہ میں اندازہ ہو گیا کہ وہ لاشیں ہیں، کفن میں لپٹی لاشیں۔ ان کی تعداد 6 تھی۔ وہ زندگی سے محروم تھے۔ پھر ایک اور شدید جھٹکا اس وقت لگا
جب میں نے ان کے چہرے دیکھے، ان میں ایک چہرہ میرا شناسا تھا۔ یہ نویدہ بھابھی